हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दो महत्वपूर्ण संख्या, एक प्राकृत संख्या और एक पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग एक नई संख्या पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पूर्णांक संख्या की परिभाषा और संख्या रेखा पर इसको कैसे दर्शाते हैं वो पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा है। पूर्ण संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 उतना नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है। ये हमारा जो है, ये हमारा पूर्ण संख्याओं का परिवार होता है या पूर्ण संख्याएं होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। क्लियर है? ये हमारा क्या होता है? पूर्ण संख्याएं होती है। 0 से लेकर कहां तक? अनंत तक। ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब एक होती है ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है? तो माइनस वाली संख्याएं होती है। तो ऋणात्मक संख्याएं क्या है? देखिए, ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं हमारी हो गई कहां से? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ये अपना चलता रहेगा। जरूरी नहीं है कि 8 तक ही लिखना है, उससे कम भी लिख सकते हैं, उससे ज्यादा भी लिख सकते हैं। बस अंत में जो है 3 डॉट्स दे देना है। इससे ये पता चलता है कि ये कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। तो एक होता है पूर्ण संख्याएं, ठीक है, जो 0 से अनंत तक चलती है, और दूसरी है ऋणात्मक संख्या। इसके बारे में पढ़ चुके हैं और ऋणात्मक संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, ये दोनों अलग अलग परिवार हो गए। एक ये परिवार हो गया ऋणात्मक संख्याओं का परिवार और एक हो गया पूर्ण संख्याओं का परिवार। हम क्या करते हैं कि दोनों को एक साथ मिला लेते हैं। क्या करते हैं? दोनों को एक साथ मिला लेते हैं, ठीक है। तो जब दोनों को एक साथ हम मिलाते हैं तो एक ये परिवार और एक ये परिवार, जब दो परिवार एक साथ हो जाएगा तो इस परिवार का और इस परिवार का, दोनों परिवार का लोग जो है एक परिवार में आ जाएंगे। तो जो नया परिवार बनेगा वही हमारा गणित की भाषा में क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। क्लियर है? आप देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या में कहाँ 0 है, उसके बाद क्या है? उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लस में है, और यहां देख रहे हैं ये माइनस में है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देख रहे हैं प्लस में 1, माइनस में 1, प्लस में 2, माइनस में 2, प्लस में 3, माइनस में 3, प्लस में 4, माइनस में 4, प्लस में 5, माइनस में 5, प्लस में 6, माइनस में 6, प्लस में 7, माइनस में 7, प्लस में 8, माइनस में 8। तो जो नया परिवार बनेगा अब वो दोनों हो जाएगा, प्लस में भी होगा, माइनस में भी होगा। 0 क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यही जो नया परिवार आपके पास बना वही हमारा क्या कहलाया? तो पूर्णांक संख्याओं का परिवार कहलाया या पूर्णांक संख्याएं कहलाया। इसलिए हमारा परिभाषा ही है कि सभी पूर्ण संख्याओं के संग्रह यानी समूह में, ये जो पूर्ण संख्याओं का जो संग्रह है, समूह है, इसमें किसको? ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर, यानी इन संख्याओं को, यानी ये ऋणात्मक संख्या, इसको शामिल कर लेने पर जो प्राप्त संख्याएं हैं या संख्याओं का जो नया परिवार बनता है वही हमारा क्या कहलाता है? पूर्ण संख्याएं कहलाता है। क्लियर है? समझ गए? अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? चूंकि अब दो परिवार तो एक साथ हो गया तो दोनों को एक साथ लिखना है। पहले था कि दोनों अलग अलग था, अब जब एक साथ लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे सो देखते हैं। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो पूर्णांक संख्या अब क्या बन गई? तो प्लस में भी होगी, माइनस में भी होगी और 0 भी होगा। तो 0 को याद रखना है कि बीचों बीच रखेंगे, और इधर +1 और इधर -1, इधर +2 और इधर -2, इधर +3 और इधर -3, इधर +4 इधर -4, इधर +5 और इधर -5। ठीक है, अब बस 3 डॉट्स इधर भी दे देना है और 3 डॉट्स इधर भी दे देना। इसका मतलब हुआ कि ये अनंत तक जाएगा प्लस में और ये माइनस अनंत तक जाएगा माइनस में। तो ये हमारा हो गया पूर्ण संख्याओं का परिवार, यानी पूर्ण संख्याएं हो गया। क्लियर है? समझ गए? हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। 0 तो है ही, अब एक प्लस में भी है माइनस में भी है, तो +1 -1, इसका मतलब है प्लस माइनस दोनों, +-2, +-3, +-4, +-5, +-6, +-7, ये चलता रहेगा कहाँ तक? +- अनंत तक। तो हम लोग ऐसे भी पूर्णांक संख्याओं को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना है कि 0 हमेशा बीच में रहेगा और दाईं ओर प्लस वाली और बाईं ओर सेम उसी का क्या होगा? माइनस में होगा। और एक साथ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, यही हमारा क्या हो गया? पूर्णांक संख्या हो गया। अब ये पूर्णांक संख्या है, प्लस में भी चलेगा, माइनस में भी चलेगा, लेकिन फिर भी अभी ये दशमलव में नहीं जाएगा। 3.5 ये हमारा पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि कहीं हमारा माइनस में नहीं है, ना इधर है ना उधर है। क्लियर है? ना ना दशमलव में होगा और ना ही बटा, जिसे 2/3 भी हमारा पूर्णांक नहीं है।
या √3 भी हमारा पूर्णांक नहीं है। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। तो हम लोगों ने देखा पूर्णांक संख्याएं जो है दो चीज़ों का क्या है, मिश्रण है। एक पूर्ण संख्याओं का जो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, और एक माइनस यानी ऋणात्मक संख्याओं का। तो दोनों का ये क्या है, पूर्णांक मिश्रण है, समूह है। दोनों मिल करके एक नया परिवार बनाया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जिस तरह हम लोगों ने सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह को, सभी पूर्ण संख्याओं के समूह को दर्शाया था, उसी तरह यदि हम जितनी भी पूर्णांक संख्या है उसको एक साथ किसी एक अक्षर से बताना चाहते हैं तो वो अक्षर या तो Z होगा या तो I होगा, लेकिन बड़ी अक्षर होगा। यानी हम लोग या तो Z से या फिर I से, तो सभी पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को Z या I से सूचित किया जाता है। अब आपके माइंड में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि I का मतलब तो ये समझ में आता है कि इंटीजर्स होता है, लेकिन Z का मतलब क्या होता है, Z क्यों बीच में लाया गया? तो देखिए, Z का भी मतलब इंटीजर्स ही होता है। अब ऐसा क्यों? देखिए, Z जो है जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द से लिया गया। कहां से लिया गया? जर्मनी शब्द से लिया गया है। मतलब पूर्णांक का जो विकास हुआ था, मतलब उसका जो खोज हुआ था, कहां हुआ था? इंटीजर्स का तो जर्मन में हुआ था पहली बार। तो वहां के जो गणितज्ञ थे उन्होंने पहली बार जर्मन भाषा में इसका यूज किया था। उन्होंने Z से क्या निकाला था? Z क्यों रखा? क्योंकि देखिए, उन्होंने उसका इस संख्या का नाम रखा था जेहलिन। क्या रखा था? जेहलिन। जेहलिन का मतलब होता है गिनना या इंटीजर्स। वहां पर विकास हुआ, तो जहां विकास होगा पहले उसी भाषा में उसका जो भी होगा नामकरण। तो सबसे पहले जर्मन में इसका यूज किया गया या इसकी खोज हुआ, इसलिए उन्होंने जेहलिन रखा। और जर्मन का जेहलिन शब्द जो है और इंग्लिश का इंटीजर्स दोनों एक ही है। समझ में आ गया? तो उस समय जो था जेहलिन रखा गया। जेहलिन का मतलब होता है इंटीजर्स। तो इसीलिए दोनों कह सकते हैं, Z भी कह सकते हैं, I भी कह सकते हैं। Z का मतलब हो गया ये जर्मन शब्द से लिया गया, और I का मतलब हुआ इंग्लिश वर्ड से लिया गया। क्लियर है? तो जेहलिन का मतलब भी क्या होता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स तो इंटीजर्स है ही, इसलिए दोनों लिखा जा सकता है। तो Z या I का मतलब क्या हुआ? जितना भी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होगा वो सब आ जाएगा। तो देखिए, 0 बीच में, -1 +1 -2 +2 -3 +3 -4 +4, और इधर भी 3 डॉट्स, क्योंकि इधर भी माइनस क्या होगा? माइनस अनंत तक जाएगा, और इधर प्लस अनंत तक जाएगा। और हमेशा क्या करना है? दोनों एंड पॉइंट पर, मतलब लास्ट में मंझोला कोष्ठक यूज कर देना है। ये हो गया हमारा सभी पूर्णांकों का समुच्चय। क्लियर है? अब देखिए, हम लोग संख्या रेखा पर पूर्णांक का कैसे निरूपण करेंगे। तो देखिए, संख्या रेखा पर पूर्णांक को निरूपित करने के लिए हमने सबसे पहले एक क्या लिया? रेखा लिया। समझ गए? और आप देख रहे हैं कि सबके बीच दूरी सेम है। 0 में 1 जोड़ने पर 1, 1 जोड़ने पर 2, 1 जोड़ने पर 3, 1 जोड़ने पर 4। इधर माइनस में भी 1 घटाने पर क्या हुआ? -1, फिर 1 घटाने पर -2, फिर 1 घटाने पर -3, 1 घटाने पर -4। मतलब कुछ भी हो, एक में जोड़ा जा रहा है एक, और एक में घटाया जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस तो एक का ही है ना। तो इसलिए याद रखना है कि सब जगह हमेशा अंतर, यहाँ अगर जो हम 1 सेंटीमीटर लेंगे तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, इधर भी 1 सेंटीमीटर, इधर भी 1 सेंटीमीटर, सेम दूरी रहेगा। 1 मीटर लेते हैं तो 1 मीटर, 1 किलोमीटर लेते हैं तो 1 किलोमीटर। क्लियर है? तो हमने बराबर दूरी पर देखिए, 0 से इधर वाला दायां भाग हो गया, ये दायां हाथ है, और इधर बायां हाथ हो गया, बाईं भाग हो गया, बाईं ओर हो गया। इधर दाईं ओर वाली धनात्मक संख्या और बाईं ओर वाली ऋणात्मक संख्या होती है। तो ऋणात्मक संख्याओं को हमने 0 के इस तरफ रखा, और धनात्मक संख्याओं को 0 के इस तरफ रखा, और ये पूरी की पूरी हमारा क्या हो गया? पूर्णांक संख्या हो गया। क्या हो गया? पूर्णांक संख्याएं हो गया। पूरा का पूरा ये संख्या रेखा पर किसको दर्शा दिए? हमने पूर्णांक को दर्शा दिए। और इसमें हमको दशमलव वाली संख्या नहीं लाना है, क्योंकि पूर्णांक में कहीं दशमलव की चर्चा नहीं है। क्लियर है? अब हम लोग परिमेय संख्या की बात करते हैं। देखिए, परिमेय संख्या हम लोग किस संख्या को कहते हैं? देखिए, परिमेय संख्या का मतलब हुआ कि जिस संख्या को हम लोग, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब बटा के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन क्या हमारा परिभाषा यहीं तक है? नहीं, आगे भी है। हम जरूर नहीं है कि जो उसको बटा में लिख सकते हैं वो सभी हमारी परिमेय संख्या होगी। नहीं, कंडीशन है आगे कि वही संख्या हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा जिसको बटा में तो लिख सकते हैं, लेकिन हमारा जहां P और Q पूर्णांक होना चाहिए, मतलब P/Q के रूप में होना चाहिए, और ऊपर भी हमारा पूर्णांक होना चाहिए, और नीचे भी हमारा पूर्णांक होना चाहिए। मतलब ऊपर वाला भी पूर्णांक होना चाहिए और नीचे वाला भी पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक का मतलब हुआ 0 +-1 +-2 +-3
+-4 +-5 +-6, ये सब कोई संख्या होनी चाहिए। अगर इन सबों में से कोई संख्या ऊपर भी है नीचे भी है तभी वो हमारा परिमेय संख्या होगा। लेकिन आगे भी कंडीशन लगा हुआ है कि चलिए P और Q पूर्णांक तो होना चाहिए लेकिन नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल टू क्या 0, यानी Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि हम किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। यदि हम किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे हमने लिखा 5/0, यानी 0 से आप किस में भाग दे रहे हैं 5 में, तो ये जो है इसका आंसर होगा अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब अर्थहीन, यानी कोई मतलब नहीं। अपरिभाषित है, कोई मतलब नहीं। अपरिभाषित मतलब अमतलब नहीं, परिभाषित मतलब इसका परिभाषा नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो हम किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। 0 में हम किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं लेकिन 0 से हम किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकते। इसीलिए नीचे का ये जो है, ये नीचे वाला पूर्णांक जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। क्लियर है? तो इसीलिए हमारा वही संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा जो P/Q के रूप में हो, मतलब बटा के रूप में हो, और ऊपर वाला भी पूर्णांक होना चाहिए, नीचे वाला भी पूर्णांक होना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। और इसको हर कहते हैं। नीचे वाले को हर, ऊपर वाले को अंश। अंश को न्यूमरेटर क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। इसको डिनोमिनेटर। तो कहने का मतलब हुआ कि जिस संख्या, यानी जो संख्या P/Q के रूप में हो और ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, लेकिन नीचे का 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर इस तरह है तभी वो हमारा परिमेय संख्या होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है? तो जब नहीं होगा परिमेय संख्या, मान लीजिए नीचे में आपका क्या हुआ, पूर्णांक नहीं है, तब उसका दूसरा एक और आएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है? मतलब इस दोनों में से कोई भी पूर्णांक नहीं होगा ऊपर नीचे में दोनों में से, तो वो हमारा परिमेय नहीं होगा, तो उसका दूसरा भाई कौन होगा? अपरिमेय होगा। हम लोग इसको उदाहरण के माध्यम से क्लियर करते हैं। ये समझ में आ गया कि वही संख्या हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा जो P/Q के रूप में हो, जहां ऊपर P भी पूर्णांक होना चाहिए, Q भी पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब इस सब में से कोई होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी, और नीचे कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 अगर नीचे आएगा तो इसका मतलब है कि हम 0 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। 0 से जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है, मीनिंगलेस होता है, यानी इसका कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर है? ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर। तो याद रखना है कि किसी भी संख्या में हर कभी 0 नहीं हो सकता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 2 की बात की और एक √2 की बात की। चलिए यहाँ ये हम नहीं कुछ तो बटा में एक इसमें लिख सकते हैं। बटा में एक देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें भी दे सकते हैं बटा। अब आप कहिएगा कि सर ये भी हमारा ये बटा के रूप में, चलिए इसको P मानते हैं, इसको Q, यानी ये P/Q के रूप में तो है। चलिए ठीक है, और शर्त क्या है कि P/Q के रूप में तो होना चाहिए, लेकिन ऊपर भी पूर्णांक, ये भी नीचे भी पूर्णांक। चलिए ये पूर्णांक हमारा होता है 2, हम जानते हैं। एक भी हमारा पूर्णांक होता है। क्लियर है? चलिए ये बटा के रूप में है, ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, और नीचे का 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 1 है हमारा, 0 नहीं है, यानी ये हमारा Q जो है 0 के बराबर नहीं है। यानी Q कितना है? 1 है, 0 नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये परिमेय संख्या की परिभाषा को क्या करता है, यानी उसका जो कंडीशन है उसको पूरा करा, इसलिए ये हमारा परिमेय संख्या हुआ। 2/1 कहें या फिर 2 कहें, ये हमारा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है? अब √2/1 की बात करेंगे। चलिए इसको हम P मानते हैं, इसको Q मानते हैं। चलिए ये P/Q के रूप में है, लेकिन ऊपर भी पूर्णांक होना चाहिए, नीचे भी पूर्णांक। तो क्या आप कहीं पढ़े हैं √2 जो हमारा पूर्णांक है? हम लोग अभी तुरंत देखे थे, मतलब पिछले वीडियो में हम लोग इसी वीडियो में हम लोग देख चुके हैं पूर्णांक के बारे में कि रूट वाली संख्या हमारी पूर्णांक संख्या नहीं होती। ये पूर्णांक हमारा नहीं है, पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक जो ही नहीं है तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। तो जब परिमेय नहीं होगा तो एक और परिभाषा हम लोग आगे देखेंगे, तो क्या होगा हमारा? अपरिमेय संख्या। अ मतलब नहीं, परिमेय मतलब परिमेय। तो जो संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो हमारा अपरिमेय होगा, और जिसको लिख सकते हैं वो हमारा परिमेय होगा। क्लियर है? समझ गए? और भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 7/10 की बात करते हैं और 1/√7 की बात करते हैं। देखिए ये हम यदि इसको Q मानते हैं तो P/Q के रूप में है। चलिए ये भी हमारा पूर्णांक है, 7 हमारा पूर्णांक है, और ये भी हमारा पूर्णांक है।
तो ये पूर्णांक दोनों है, और ये देखिए q का मान 10 है, यानी q 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये हमारा परिमेय संख्या होगा। p बटा q के रूप में, ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, और नीचे q जो है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये हमारा परिमेय संख्या होगा। चूंकि परिमेय संख्या का परिभाषा ही कहता है कि जो p बटा q के रूप में हो, और जहां p और q पूर्णांक होना चाहिए, मतलब अंश भी पूर्णांक, हर भी पूर्णांक, और नीचे का 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये हमारा पूर्णांक हुआ। अब आप यहाँ देखिए, चलिए इसको p मानते हैं, इसको q मानते हैं, चलिए अच्छी बात है, p बटा q के रूप में है। अब ये हमारा पूर्णांक है, एक हमारा पूर्णांक है, लेकिन रूट 7 हमारा पूर्णांक नहीं है, तो हो गया यहाँ पूर्णांक जब ज्यों ही नहीं है तो क्या हो गया हमारा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर है? और भी देखते हैं, मान लीजिए ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे हम 2.5 की बात करते हैं, क्या ये हमारा परिमेय संख्या है कि नहीं, तो देखिए 2.5, आप यहां से दशमलव हटाइए तो क्या है, दशमलव के बाद क्या एक अंक है, तो एक 0 नीचे जाएगा, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका 5 से काट सकते हैं, 25, 5 दूना 10, 5/2 आया। नहीं भी काट सकते थे, अगर मान लीजिए आप नहीं काटिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, 25/10, दशमलव हटाने के बाद हमने एक अंक के बाद 0, एक अंक के बाद दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए हमने एक 0 लिया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये p बटा q के रूप में है, ऊपर भी यानी 25 भी पूर्णांक है और 10 भी पूर्णांक है। ठीक है, यानी ये हमारा पूर्णांक है और ये हमारा पूर्णांक है। ठीक है, अच्छी बात है। q 0 के बराबर नहीं है, यानी q का मान 10 है, q 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब 2.5 जो है या 25/10 हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हुआ। समझ गए? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जितने भी परिमेय संख्याएं हैं, यदि हम उसको एक अक्षर से दर्शाना चाहेंगे तो वो हमारा अक्षर कौन सा होगा, q। यानी सभी परिमेय संख्याओं के संग्रह यानी समुच्चय को q से दर्शाया जाता है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि क्यों, जबकि हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या का अंग्रेजी होता है रेशनल नंबर्स। क्या होता है, रेशनल नंबर्स। आखिर उसका पहला अक्षर r क्यों नहीं लिया गया, देखिए, जबकि q लिया गया, क्यों ऐसा, सो देखते हैं। देखिए परिमेय संख्या आपका जब भी बनता है तो एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर बनता है, जैसे 3/2। ठीक है, ये आपका परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, यानी p बटा q के रूप में है, p बटा q के रूप में है। ठीक है, यानी p बटा q के रूप में, इसको आप 3 को p मानते हैं, 2 को q मानते हैं, तो p बटा q के रूप में है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और नीचे का यानी q जो है 0 के बराबर नहीं है, तो ये आपका पूर्णांक संख्या हो गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि 3/2 आपका पूर्णांक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है? यानी आप जो है 2 से किस में भाग दे रहे हैं, 3 में भाग दे रहे हैं। किस में भाग दे रहे हैं, 2 से 3 में। तो जब आप 2 से 3 में भाग देते हैं तो कितने में, 2 एकम 2, 1.025, तो आपका आंसर कितना आता है, 1.5 आता है। यानी 2 से 3 में भाग जब आप देते हैं तो आपको कितना आंसर आता है, 1.5 यानी 1.5 आता है। और वास्तव में यही हमारा परिमेय संख्या, यही हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। समझ गए ना, भाग देने पर जो आंसर आया यही हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या। मतलब ये एक हमारा पूर्णांक हो गया और एक ये हो गया हमारा पूर्णांक। तो जब आप एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होता है वही हमारा क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। तो ये जो वास्तव में आया है ये हमारा क्या हुआ, भागफल हुआ। जब आप भाग दे करके यानी 2 से 3 में भाग देते हैं, जो आंसर आता है वही भागफल होता है। जैसे आप 4 में 2 से भाग देते हैं तो 2 दूना 4, तो आंसर क्या आता है आपका 2। ये क्या होता है, वास्तव में भागफल होता है। तो उसी तरह जब आपने 2 से 3 में भाग दिया था तो 2 एकम 2, 1 ठीक है 0, 2 पचे 10, तो ये हमारा भागफल हुआ। क्या हो गया, भागफल हो गया। तो यही आपका क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या वास्तव में क्या होता है, भागफल होता है, एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर। और भागफल का अंग्रेजी आपका क्या होता है, कोसेंट, QUOTIENT, कोसेंट। इसलिए इसका पहला अक्षर क्या लिया गया, Q लिया गया। तो परिमेय संख्याओं के संग्रह को Q से क्यों दर्शाया गया, इसीलिए दर्शाया गया क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है वास्तव में वो एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर जो भागफल आता है वही हमारा गणित की भाषा में क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो वास्तव में है तो भागफल, तो इसलिए भागफल का अंग्रेजी कोसेंट होता है, इसलिए कोसेंट का पहला अक्षर Q लिया गया है। क्लियर है? अब हम लोग आगे की वीडियो में और परिमेय संख्या के बारे में और भी आगे की चीजें पढ़ेंगे।